अभी तक मैथमेटिक्स में आपने देखा कि हम लोग लास्ट क्लास में अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके, और चैप्टर 4 में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिटर्मिनेंट, सारणिक। और लास्ट क्लास में हमने उसकी मिसलेनियस कंप्लीट की। आपने मैट्रिसेस भी पढ़े, डिटर्मिनेंट्स भी पढ़े, और उनसे बहुत कुछ सॉल्यूशन सीखे, उनके एप्लीकेशंस भी सीखे कि क्या उनके एप्लीकेशन होते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग एक नया चैप्टर यहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसको हिंदी में सातत्य तथा अवकलनीयता बोलते हैं। अब आपका ये जो बुक है, इसके आगे जितना भी कुछ बचा हुआ है, ये पूरा, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। इसमें आपको कोई फलन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, किसी पॉइंट पर यह पढ़ने का मौका मिलेगा। कोई फलन किसी पॉइंट पर अवकलनीय है कि नहीं है, यह भी आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके आगे अवकलन पढ़ने को मिलेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशिएशन के जो एप्लीकेशन है वो सीखने का मौका मिलेगा। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को इसे अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके। तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। कोई फंक्शन को कब कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या नेसेसरी कंडीशन है, और क्या सफिशिएंट कंडीशन है, ये सारी चीज हमको स्टडी करनी है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा, और आप ध्यान से देखें, उस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक फंक्शन मैंने यहां पर लिया, और वो फंक्शन एक सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू 1 है यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 2 है यदि x इज ग्रेटर देन 0। ये हमने एक फंक्शन ले लिया। अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, और उसकी मदद से हम आपको समझाएंगे, इसलिए आप जरा गौर से देखिएगा। फिर से फंक्शन को समझिए। fx की वैल्यू कितनी है? 1। कब? अगर x की वैल्यू 0 या 0 से कम है। अगर x की वैल्यू 0 है या 0 से कम मतलब नेगेटिव है, उस समय fx की वैल्यू कितनी है? 1। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मींस पॉजिटिव है, तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू कितनी है? उस वक्त फंक्शन की वैल्यू है 2। ठीक है, अब इसका हमको एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ से आपको समझ में आएगा। तो ये हमने बना लिया, ये x एक्सिस बनाया, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ये 0,0 है, जहां x भी 0 और y भी 0 होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखें, अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल हो या 0 से छोटी है, x की वैल्यू अगर 0 के बराबर है या 0 से छोटी है, तो फलन का मान कितना है? 1। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब देखो, यहां पर x की वैल्यू बताइए कैसी होगी? 0। और fx का मान हमने मान लिया फंक्शन की वैल्यू 1, इतनी दूरी को हम 1 बोल रहे हैं। तो x का मान 0 या 0 से अगर छोटा होगा, तो ये हम एक पॉइंट बनाएंगे, और ये हमारा ग्राफ आएगा, अगर ये डिस्टेंस 1 है तो। ठीक है, आप देखो ना, यहां पर x की वैल्यू बताओ 0, ठीक, और इधर साइड में x की वैल्यू बताओ नेगेटिव। समझ आया? नेगेटिव मतलब लेस देन 0। ठीक, तो इस जगह पर x 0, और इसके इधर x कैसा? नेगेटिव लेस देन 0। मतलब अगर x 0 है या x इज लेस देन 0 है, तो उस हर जगह हमारे फलन की वैल्यू किसके बराबर है?
उस हर जगह हमारे फलन की वैल्यू 1 के इक्वल है। देखो तो उसका ग्राफ ये बना। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फलन की मान 2 है। 2 अगर ये 1 है तो ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी, ठीक है। और उन्होंने बोला x जब 0 से बड़ा है तो फलन का मान 2 है। अब ये मुझे बताएं, 2 तो यहां पर आएगा, क्या मैं इसको टच करके ऐसा बनाऊं, या अगर मैं टच करके बनाता हूं तो इसका मतलब तो ये है कि यहां x की वैल्यू कैसी है 0। अगर टच करके बना दिया मैंने तो इसका मतलब ये निकलेगा कि x बराबर 0 पर भी फलन का मान कितना है 2। लेकिन x बराबर 0 पर फलन का मान 2 नहीं है, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है। तो ऐसे हालत में इस ग्राफ को कैसे बनाया जाता है थोड़ा ध्यान से देखें। ऐसा एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और यहां से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। देखिए, देख रहे हैं बेटा आप, इस तरह से। तो ये है 1 और ये है 2, ठीक है। हमने ऐसा सर्कल बना के और उस सर्कल की बाउंड्री से स्टार्ट करना है। क्यों बाउंड्री से स्टार्ट करना है? अगर यहां भी लिखा होता कि x इज इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर है तब फलन का मान 2 है, तो हम इसको यहां से स्टार्ट करते। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ऐसा नहीं है। जब x 0 से बड़ा है तो फलन का मान 2 है, और x 0 से बड़ा आप मुझे बता सकते हैं इस लाइन पर x 0 से बड़ा होता है या इस लाइन के राइट साइड में x 0 से बड़ा होता है? लाइन के राइट साइड में x 0 से बड़ा होता है, तो राइट साइड में ही ग्राफ होना चाहिए, लाइन पर नहीं होना चाहिए। समझ आया आपको? तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये जो फलन आपने देखा। अब इसमें मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर से, देखो अगर आप बीचों बीच यहां पर हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट साइड है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लेफ्ट साइड से और इस ग्राफ में ऐसा चलिए, या मैं आपसे ये बोलता हूं कि इस ग्राफ में एक तरफ से स्टार्ट करिए, एक तरफ से कहीं से स्टार्ट करिए, ये मत मानिए कि ये यहां पर है। कैसे? ये ग्राफ का हिस्सा थोड़ी है, ये तो वाई अक्ष है ना, उसको हम हटा भी सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये जो ग्राफ हमने बनाई है लाइंस, इन ग्राफ में मैं एक तरफ से अगर स्टार्ट करूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पेन ना उठाएं और पूरा ग्राफ ड्रॉ हो जाए? कर सकते हैं आप ऐसा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि यहां से आप पेन चलाते चलाते यहां तक तो आ जाएंगे और इसके बाद यहां के लिए आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। तो एक तरफ से पेन से, मार्कर से, चौक से अगर आप बनाना इसको ग्राफ को शुरू करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिना चौक उठाए या बिना पेन उठाए या बिना मार्कर उठाए पूरा ग्राफ बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देख रहे? इसलिए यह फलन क्या नहीं है, यह फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और इसकी कॉन्टिन्यूटी कहां पर ब्रेक हो रही है आप खुद देख सकते हैं। यहां पर कॉन्टिन्यूअस है, यहां भी है, यहां भी है, यहां पर भी है। यहां पर आकर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हुई 0 पर। जब x बराबर 0 पर आए वहीं से इसकी सातत्यता टूट गई, भंग हो गई सातत्यता, इसकी कॉन्टिन्यूटी इसकी ब्रेक हो गई उसी जगह पर। तो ये वाला फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बात समझ में आई? अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब निकलता है कि जब हम लेफ्ट साइड से चल के जा रहे थे, जब लेफ्ट साइड से फलन की ओर चल रहे थे तो हम किसकी ओर अग्रसर थे? 1 की ओर। जब हम राइट साइड से चल के आ रहे थे तो हम किसकी ओर अग्रसर थे? 2 की ओर। तो सभी बच्चों के मन में आता है कि यह कॉन्टिन्यूअस हो सकता था, हो सकता था। अगर इधर से चलने पर भी 1 की ओर अग्रसर होते और उधर से चलने पर भी किसकी ओर अग्रसर होते? 1 की ओर। तो हो सकता था कि हम यहां से ऐसा जाते और उसी के सामने अगला ग्राफ आ जाता, तो हमें पेन ना उठाना पड़ता, ऐसे निकल जाते।
तो सांतत्यता के लिए एक शर्त हमको पता चली। क्या शर्त पता चली सांतत्यता के लिए? कि लेफ्ट साइड से अगर आए तो भी वही वैल्यू आनी चाहिए, और राइट साइड से अगर आ रहे हैं तो भी वही वैल्यू आनी चाहिए। मैथमेटिक्स की भाषा में इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो मैथमेटिक्स की भाषा में इसको ये बोला जाता है कि फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 1, राइट हैंड लिमिट कितनी है? 2, इसलिए तो ये क्या नहीं है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बात समझ आ गई ना? तो यहां से हमको एक बात पता चली। क्या बात पता चली बताइए? एक बात पता चली कि फलन कॉन्टिन्यूअस हो उसके लिए आवश्यक है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहां लिख देंगे सो द कंडीशन फॉर continuity of function। कंटिन्यूटी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? सो द नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए फलन की, वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। और एक चीज मैं बताऊं, ये सिंबल जो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दिखाते हैं, आप छोटी क्लासेस में तो है नहीं जो आप ऐसा लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लिखने का हमारा तरीका अब अलग रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखे करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 पर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही ना इसकी, इसके पहले भी कॉन्टिन्यूअस रहा लगातार, उसके उधर भी लगातार कॉन्टिन्यूअस रहा, 0 पर आकर केवल इसकी कॉन्टिन्यूटी टूट गई। तो 0 पर, 0 के लेफ्ट हैंड, 0 नेगेटिव का मतलब क्या है? 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x should be equal to limit x tends to 0 positive f of x। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और अब से लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसा लिखा करेंगे, अगर 0 पर भंग हो रही है कॉन्टिन्यूटी तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का क्या मतलब होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड में, और 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब राइट हैंड में। और इस तरीके से अब रिप्रेजेंट किया करेंगे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इससे हमने एक चीज ये सीखी, अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, उसके लिए व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन इज दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। हमने ये सीख लिया। क्यों? क्योंकि मुझे भी लग रहा है अब तो कि इधर से जैसे यहां तक आए, अगर इसकी वैल्यू भी 1 ही होती तो ये ग्राफ यहीं से ऐसे चला जाता, फिर हम राइट हैंड से चलना शुरू करते, बिना उठाए हम बना सकते थे, ग्राफ को बना देते कि नहीं बना देते, लेकिन इसमें नहीं हो पाया, इसलिए ये कंडीशन निकाली। अब एक और एग्जांपल देखिए जरा, एक और एग्जांपल देखिए। मेरे पास एक और फलन है, फिर हमने एक सिग्नम फंक्शन बनाया और ये फलन है f(x) इज इक्वल टू 1, यह भी x इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 यह भी x इज इक्वल टू 0। ये एक फंक्शन हमने लिया। अब इसको भी ग्राफ बनाएंगे और इसको भी ग्राफ बनाकर समझेंगे कि
क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चलिए देखते हैं, इसका भी ग्राफ बनाते हैं भाई। ये x हो गया, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश, ये 0,0 ओरिजिन पॉइंट। आप ध्यान से देखिए, अगर आपका x 0 के इक्वल नहीं है तो फलन की वैल्यू कितनी है, 1। हम यहां पर 1 मान लेते हैं कि यहां 1 है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1। अब आप ये मुझे बताएं, इन्होंने बोला अगर x 0 नहीं है तो फलन का मान 1 है, और अगर x 0 है तो फलन का मान 2। पहले मुझे बताओ x 0 होगा कहां। x 0 इस लाइन पर कहीं भी ले लो, x 0 होगा, तो यहां पर x कैसा होगा, 0 होगा। उन्होंने बोला जब x 0 ना हो तो फलन 1 है। तो क्या यहां पर फलन का मान 1 है, नहीं है। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि यहां पर तो x 0 है, तो फलन का मान 1 कहां है। जब x 0 नहीं है तो x 0 कहां कहां नहीं है, यहां भी x 0 नहीं है और यहां पर भी तो x 0 नहीं है। अगर हम इस पॉइंट को टच कर लेते बीच वाले को तो उस जगह पर x क्या होता, 0 हो जाता। नहीं समझ में आया, पर हमने उस पॉइंट को टच नहीं किया। यहां भी x 0 नहीं है, नेगेटिव है, यहां भी x 0 नहीं है, पॉजिटिव है, और जहां जहां x 0 नहीं है वहां हर जगह फलन का मान क्या है। तो यहां भी x 0 नहीं है, इसलिए इधर से भी फलन का मान 1 के बराबर है। इधर भी x का मान 0 नहीं है, यहां भी फलन का मान 1 के बराबर है। और जब x बराबर 0 है तो फलन का मान 2 है। अब x बराबर 0 यहां भी है, यहां इस लाइन पर तो पूरी जगह पर है। अब x बराबर 0 पर फलन का मान 2 है, तो ये फलन का मान 2 है इस जगह। यहां पर x 0 फलन 2। ठीक, ये ग्राफ बना इस फंक्शन का। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बनाओ ना, x 0 तो फलन का मान 2 है कि नहीं, तो 0,2 ले लो पॉइंट। 0,2 कहां पर आएगा, y पर, यहां पर तो आएगा। ठीक, तो ये ग्राफ बना। अब आप मुझे इससे देखकर बताओ, इससे देखकर मुझे ये बताइए कि क्या ये फलन कॉन्टिन्यूअस है, और कैसे पहचानेंगे। क्या एक तरफ से जब आप पेन से इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या बिना पेन उठाए आप पूरा ग्राफ बना सकते हैं। बिना पेन उठाए पूरा ग्राफ बना सकते हैं क्या, आप अभी भी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। समझ आ रहा है। आप ये ना सोचना कि यहां से ले जाएंगे फिर ऐसे सर्कल से घुमा के उधर ले जाएंगे। वो सर्कल हमने बनाया है ताकि वो बाउंड्री क्रॉस मत करे। यहां ये एक पाला बनाया गया है, ये एक बाउंड्री बनाई गई है कि उसके अंदर नहीं जाना है आपको, लेकिन उससे घूम के ऐसे भी नहीं जाना आपको। तो क्या अब बिना पेन उठाया पूरा ग्राफ बना सकते हैं, आप अभी भी नहीं बना सकते। देखो, और इसलिए दिया गया फलन अभी भी क्या नहीं है, अभी भी समतत्व नहीं है, ये अभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। समझ आया। देखो एक चीज और मैं बताऊं, तो क्या समतत्व की यही पहचान है क्या कि बिना पेन उठाए बन जाए तो समतत्व, और बिना पेन उठाए ना बने तो असमतत्व। ऐसा नहीं है, ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को पहचानने का ये एक बहुत बेस्ट तरीका है। ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है कि यही प्रोसेस है इसकी, ऐसा नहीं है। मैथमेटिकल प्रोसेस तो ये है इसकी। समझ आ रहा है आपको। और ये एक बड़ा अच्छा साधन है ये पहचानने का कि कोई भी ग्राफ किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। बात समझ आ रही है आपको। अब आपने अभी अभी क्या बताया कि ये फलन अभी भी कैसा नहीं है, अभी भी कॉन्टिन्यूअस। जबकि देखो, लेफ्ट हैंड से जब इधर की ओर चलोगे तो वैल्यू कितनी है 1, राइट हैंड से जब इधर की ओर चलोगे तो भी वैल्यू कितनी है 1। इस बार तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर भी हैं, पर इस बार भी फलन डिसकंटीन्यूअस हो गया। तो अब आप सोच के बताओ कि अब कॉन्टिन्यूअस होने में कौन सी कमी रह गई। हमने तो बराबर कर दिया। पहले हमने क्या सोचा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस बार तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी क्या है 1, और अभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ ये तो। अब आपको क्या लगता है कि कॉन्टिन्यूअस की ओर क्या अभी कमी रह गई, क्या बाकी रह गया।
तो मैं आपको बताऊं क्या बाकी रह गया। अगर ऐसा दिया होता, जो x बराबर 0 पर 2 दे दिया है, अगर यहां पर दे दिया होता इन्होंने कि x इज इक्वल टू 0 पर 1, समझ आया, तो ये यहां ना होता और ये यहां ना होता तो कहां होता, ये यहां होता और फिर ये लाइन ऐसे पूरी बनी होती और अब पेन को बिना उठाए हम पूरा ग्राफ बना सकते थे। तो हमको एक बात अब समझ में आई कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस चाहते हो तो न सिर्फ उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए, बल्कि उस पॉइंट पर फलन का मान भी कैसा होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और अगर उस पॉइंट पर फलन का मान कुछ और आ जाएगा तो फिर फलन उस पॉइंट पर कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो दिस इज द सफिशिएंट, ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। आई एम सॉरी, ये सफिशिएंट कंडीशन है, पर्याप्त है, लेकिन जरूरी ये नहीं है। जरूरी में तो और क्या जरूरी है। देखो अब हमको एक बात पता लग गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और इस पॉइंट पर फलन की वैल्यू सब आपस में कैसे होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट किया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये फलन तो बेटा तब कॉन्टिन्यूअस होता अगर इस फलन की x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होती। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ये आवश्यक शर्त है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फलन पूरी तरीके से संतत रहे तो उसके लिए तीन चीजों का बराबर होना बेहद जरूरी है। नहीं समझ में आई बात आपको? अच्छा, तो इस तरह से हम इसके बारे में बता सकते हैं कि किसी भी बिंदु x बराबर c पर अगर आप चाहते हैं कि आपका फलन कॉन्टिन्यूअस रहे तो उसके लिए उस पॉइंट पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन की राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फलन का मान तीनों को आपस में बराबर होना बेहद आवश्यक है। तो हम चाहें तो इसके बारे में छोटी सी लैंग्वेज बना के आपको लिख के दिखा सकते हैं। क्या लैंग्वेज बनेगी? लैंग्वेज बनाएंगे यदि f एक बहुआ, ये बातें समझ आई कि नहीं आपको? आ गई? आ गई। यदि f एक वास्तविक फलन है तो डोमेन के किसी भी बिंदु पर डोमेन के किसी भी बिंदु C पर वह फलन कॉन्टिन्यूअस होगा यदि और केवल यदि, देखिए बेटा क्या लिखा हमने कि यदि f एक वास्तविक फलन है, सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो डोमेन के किसी भी बिंदु C पर वह फलन कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके लिए क्या शर्त होगी? यदि और केवल यदि बिंदु C पर क्या क्या बराबर होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव f ऑफ x should be equal to limit x tends to C positive f of x should be equal to f of C।
ठीक, अगर इतनी शर्त पूरी हो रही है तो आप अपने फलन को बिंदु सी पर क्या कह सकते हो, कॉन्टिन्यूअस। अगर इतनी शर्त पूरी नहीं हो रही है तो आपका फलन उस बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। देखो, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए तीनों चीजों का इक्वल होना जरूरी है, तीनों का इक्वल होना जरूरी है। और फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसके लिए एक भी चीज अगर बराबर नहीं है तो वो पर्याप्त है, काफी है वो, ये बताने के लिए कि फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो प्लीज आप इसे नोट करें, इसके आगे की बात और करते हैं हम लोग, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट जो हम आर्टिकल ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का बीजगणित क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बीजगणित का क्या मीनिंग होगा, हम इसमें क्या समझना चाहते हैं। तो हम इसमें यह समझना चाहते हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक फलन है और उन फलनों का, और वो फंक्शन जो है वास्तविक फलन है और किसी भी बिंदु पर वो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो क्या इन फलनों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, क्या ये भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ये चीज हम देखना चाहते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैं आपको बताऊं कि यदि f व g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं, यदि f व g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं जो किसी एक वास्तविक संख्या C पर संतत है। देखो क्या हमने लिखा, यदि f और g दो ऐसे वास्तविक फलन, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और ये दो के दोनों फलन किसी एक वास्तविक संख्या c पर कैसे हैं, संतत। मतलब f और g पहली बात वास्तविक फंक्शन है, दूसरा ये एक वास्तविक संख्या c है, उस पर दोनों कॉन्टिन्यूअस भी हैं, f भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, g भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किस पर, एक वास्तविक संख्या c पर। यानी कि उस रियल पॉइंट c पर फंक्शन f की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है, और g के लिए भी यही पूरी कंडीशन फॉलो होती है, ये वाली, ठीक। अब ऐसे ये फलन है, तो फर्स्ट पार्ट आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो f प्लस g, हम अगर दोनों फलनों का जोड़ करेंगे तो इनका जोड़ भी कैसा आएगा, c पर कॉन्टिन्यूअस रहेगा। भी वास्तविक संख्या c पर संतत होगा, याद रहेगा आपको। सेकंड, f माइनस g भी वास्तविक संख्या c पर संतत होगा। f मल्टीप्लाइड बाई g भी वास्तविक संख्या c पर संतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और फोर्थ पार्ट, f अपॉन g, मतलब एक फलन में अगर दूसरे फलन से हम भाग देंगे तो वो भी उस वास्तविक संख्या c पर संतत होगा। आप एक बार फिर से समझ लें इसको। हमने क्या माना कि हमारे पास f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, वास्तविक फलन है, और ये दो के दोनों फलन एक बिंदु c पर, जो कि भी एक वास्तविक संख्या है, इस संख्या c पर ये असंतत है, कॉन्टिन्यूअस है। f भी c पर कॉन्टिन्यूअस है और g अलग c पर कॉन्टिन्यूअस है। f भी c पर कॉन्टिन्यूअस, g भी c पर कॉन्टिन्यूअस, तो उन दोनों का जोड़ भी c पर कॉन्टिन्यूअस होगा। f में g माइनस करेंगे वो भी c पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। f में g से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी c पर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। f में g से भाग देंगे वो भी c पर कैसा होगा,
कॉन्टिन्यूअस। समझ आई कुछ बात आपको? तो ये है वास्तविक फलनों का बीजगणित। इसके कुछ हम एग्जांपल से आपको जैसे बताते हैं, एक दो आप ध्यान से देखिए। अगर आप वास्तविक फलन को समझ गए, वास्तविक नहीं सॉरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर आप समझ गए, तो क्या बेटा आप मुझे बता सकते हैं, मान लिया हमने कि f फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x और g ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x। क्या आप अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को पहचान गए हैं, अभी मैंने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की क्या पहचान बताई है आपको, एक बड़ी अच्छी सी और आसान सी, कि अगर उसके ग्राफ में आप एक तरफ से पेन रख के बनाना शुरू करो तो बिना पेन उठाए पूरा ग्राफ बन जाए तो कॉन्टिन्यूअस, और अगर कहीं भी ग्राफ बीच में टूट रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूअस। आप बताएं ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है? वेदर साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं मालूम चल रहा है? ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आपको ध्यान है क्या होता था? अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाया था, तब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब के ग्राफ आपको बना के दिखाए हमने। याद आया? अगर याद आया तो याद करिए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, और अगर पीछे बनाते जाएंगे तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा आता है। याद आया आपको? आप बताएं अगर एक तरफ से स्टार्ट करेंगे तो क्या बिना पेन उठाए पूरा ग्राफ बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कहीं बीच में ब्रेक हो रहा है? देख के बताओ जल्दी से। यहां से शुरू किया हमने, ऐसे 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 और कितना भी दूर तक बनाना हो चले जाइए। क्या पेन उठाना पड़ रहा है बीच में आपको? अब आपसे उतना गोल घूमे ही नहीं तो पेन उठाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप बनाते चले जाइए, चाहे जहां से स्टार्ट करिए पूरा बनेगा, कहीं भी आपको कलम अपनी उठानी नहीं पड़ेगी। इसलिए साइन एक्स कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। नहीं समझ में आया? क्यों बेटा? आ गया? कॉस एक्स के बारे में बताइए, ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? अब आप समझ गए, क्योंकि कॉस एक्स का ग्राफ बिल्कुल इसी का होता था, थोड़ा बहुत चेंज रहता था, इसलिए कॉस एक्स भी कैसा फंक्शन है? कॉस एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की पहचान करना सीखिए। बताइए, एक फंक्शन मैंने आपको दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? है। कैसे? mx प्लस सी से तुलना करोगे तो मूल बिंदु से होकर क्यों गुजरेगी? इसका तो C3 आएगा, आएगा C3, मूल बिंदु से नहीं जाएगी, लेकिन छोड़ो, जहां से भी जाएगी ये एक लाइन है, और लाइन में एक जगह से शुरू करोगे आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। नहीं समझ आ रहा है? तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज द रीजन दैट दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और बताइए मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लीज टेल मी वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। कैसे पता आपको? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है? आपने बोला कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको वैसे पता लग गया। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो? वाई। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये तो परवलय है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये परवलय होता है कि नहीं होता? तो ये तो पैराबोला है ना। और कैसा पैराबोला है? ऐसा। कहीं पर उठाना पड़ रहा है हमको? नहीं उठाना पड़ रहा है, इसलिए ये फंक्शन भी कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। तो आपको अगर उनके ग्राफ्स मालूम है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का आपको ग्राफ मालूम है, तो आप वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है
आप उसको पता ही लगा सकते हो। फिलहाल अब आ जाते हैं फिर से वापस अपनी इस एग्जांपल पे। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर एक तीसरा फंक्शन h ऑफ x है विच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x मीन्स साइन x प्लस कॉस x, दिस इज h ऑफ x. सो प्लीज टेल मी अबाउट h ऑफ x whether this function will be continuous or discontinuous. ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, प्लीज बताइए मुझे। होगा, कैसे पता आपको होगा? हाँ बताओ, आपको कैसे मालूम कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? अरे इधर देखो ना, अगर f और g दोनों फलन अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं तो उन फलनों का जोड़ भी कॉन्टिन्यूअस होगा। साइन x भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉस x भी कॉन्टिन्यूअस है, तो उन दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी भी नहीं समझ आई? सो दिस विल बी अगेन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सपोज इफ देर इज अनदर फंक्शन फाई ऑफ x विच इज इक्वल टू f of x minus g of x means sin x minus cos x. Now again please tell me whether function phi of x will be continuous or discontinuous. Continuous या discontinuous? Continuous. क्यों? क्योंकि ये रूल कहता है। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी आप बता दोगे, तो इसलिए मैं नहीं करूंगा। अब डिवाइड में बताइए। सपोज कीजिए कि एक फंक्शन हमारे पास है h ऑफ x विच इज साइन x अपॉन कॉस x। ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस है? बताइए, है कॉन्टिन्यूअस? पक्का? किसी पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है? है। देखो, एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट जहां पर यह फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। कब? जब cos x की वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ आया? और cos x 0 कब होगा? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2. So these are the point where our this function will be discontinuous. तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा continuous at r minus x is equal to 2n plus 1 पाई बाई 2. कैसे? कि कहां पर cos x 0 हो रहा है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2. पाई बाई 2 के विषम गुणज जहां पर है वहां पर फलन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पाई बाई 2 का विषम गुणज वास्तविक संख्याओं में से क्या कर दो? हटा दो. हटा दो मतलब घटा दो. ऐसी हर जगह पर फिर फलन आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस. अब आप मुझे बताइए, h ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x अपॉन साइन x, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? हर जगह पर होगा या कुछ प्रॉब्लम है? उन जगहों पर जहां साइन x 0 हो जाएगा. साइन x कहां 0 होता है? 0 पर, पाई पर, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब पाई का पूर्ण गुणज ले लें आप. तो कोई भी रियल नंबर लीजिए लेकिन पाई का पूर्ण गुणज नहीं होना चाहिए. अगर ऐसे पॉइंट आप ले रहे हैं तो हर जगह ये वाला फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है उसका ग्राफ सोच के आप उसका बता सकते हैं. समझ आ रहा है आपको? तो आप चाहें तो ये नोट कर लीजिए, मैं इसे भी हटा देता हूं यहां से. अगला जो हम पॉइंट यहां लेने वाले हैं वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन. ये कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं पहले तो ये समझने की जरूरत है. देखिए, मान लिया हमारे पास दो फलन है. एक फलन है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू साइन x, एक दूसरा फलन है g ऑफ x
दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अभी हमने बताया भी इनके बारे में। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं f ऑफ g ऑफ x, जिसे आप fog x भी कहा करते थे, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, तो इसे बोला जाता है इन फलनों का कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको? इसका मतलब है f ऑफ g ऑफ x, ये इसका मीनिंग है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, f ऑफ x क्या मतलब क्या है, वैल्यू क्या है? तो आप मुझे बता सकते हैं f ऑफ t की वैल्यू sin t, f ऑफ u की वैल्यू sin u, f ऑफ y की वैल्यू, तो f gx की वैल्यू sin gx। तो यहां पर मैंने लिख दिया sin, और यहां पर क्या लिख दिया देखो, gx g ऑफ x। ये समझ आया कि नहीं आया आपको? भाई fx sin x, ft sin t, तो f gx sin gx। अब gx की वैल्यू क्या है? तो sin और gx की वैल्यू है x स्क्वायर। दिस इज f ऑफ g ऑफ x, ये कंपोजिट फंक्शन। तो पहले मैंने आपको क्या बता दिया? कंपोजिट फंक्शन बता दिया। अब ध्यान से सुनिए, इस सिचुएशन पे अगर फलन gx किसी बिंदु C पर संतत है और फलन fx फलन gx पर संतत है, कॉन्टिन्यूअस है, तो f ऑफ g ऑफ x भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसे, हम इसको लिख के आपको दिखाते हैं। यदि फलन g ऑफ x किसी वास्तविक संख्या C पर संतत है तथा फलन f ऑफ x फलन g ऑफ x पर संतत है, तब f ऑफ g ऑफ x भी बिंदु C पर संतत होगा। ये इसका मीनिंग है। ध्यान से सुन लीजिए बस, कि एक फलन हमारे पास gx है, ये किसी वास्तविक संख्या C पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, और जो फलन fx है वो इस gx पर कॉन्टिन्यूअस है। देखो gx खुद C पर कॉन्टिन्यूअस है और ये वाला फंक्शन खुद gx पर कॉन्टिन्यूअस है। तो उस वक्त अगर हम इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे f ऑफ g ऑफ x, तो वो भी फंक्शन किस बिंदु पर, C पर ही कैसा होगा, संतत होगा, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देखो f ऑफ g ऑफ x है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर बना है, ये भी कैसा होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मैं आपको बेटा ये बताना चाहता हूं कि अगर दो फंक्शन आपके पास ऐसे हैं जो अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं और उनमें से एक फंक्शन किसी वास्तविक बिंदु C पर कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन स्वयं इस फंक्शन पर कॉन्टिन्यूअस है, तो f ऑफ g ऑफ x उनका कंपोजिट फंक्शन भी उसी बिंदु C पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये भी एक रूल आपको याद रखना है। और इस तरह से ये जो हमारी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इन्हीं के बेसिस पर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अब उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास पे। तो आज हम इतना ही रखते हैं।
आगे और भी पढ़ाई करेंगे मैथमेटिक्स में, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।